हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस थर्ड करने वाले हैं, जहां पर हम केवल 25 क्वेश्चंस के साइंस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट से हुए जितने भी मैं 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, जो हमेशा पहले पूछे जा चुके हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आपके किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना हो, हर जगह ये साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में सी घोतक है। ऑप्शन है ध्वनि का वेग का, प्रकाश की गति का, प्रकाश तरंगदैर्घ्य का, और यहाँ पर चौथा दिया है एक स्थिरांक का। तो आपको पता है कि आइंस्टीन ने जो E = mc² समीकरण दिया था, किसका दिया था? प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति का। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाते हुए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला है बच्चों, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं? बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन है संवेग, दूसरा है बल, थर्ड है वेग और चौथा है जड़त्व। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका जड़त्व हो जाएगा। कि कोई वस्तु स्थिर है जब तक स्थिर रहेगी, जो वस्तु गति है तो गति रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाए, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, एक मजदूर 10 केजी का समान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा समान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या बोला बच्चों? किए गए काम की गणना कीजिए। तो आपको पता है W बराबर क्या होता है? mgh होता है। जहाँ पर आपको वेट दिया है कितना? 10 दिया है। जी का मान आपको कितना होता है? आपको पता है जी का मान 10 होता है। और यहाँ पर दिया है उठा करके, तो 1.2, तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपको 120 जूल बचेगा। कितना? 120 जूल बचेगा। तो आप इसका जो थर्ड का आंसर सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है बच्चों, नीचे एक कथन ए और एक कारण बी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अभी कथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। ठीक है। कारण है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो आपको सही विकल्प चुनना है इसमें। ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ए गलत है लेकिन आर सही है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि लोहे की दो पटरियां होती हैं, उनके बीच एक गैप होता है। ठीक है ना, और वो गैप लोहे में लोहा गर्मी में जब फैलता है तो उसके लिए एक स्थान छोड़ा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर नियमित प्रतिबिंब बिंदी बिंदी होता है। ऑप्शन दिया गया वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, पश्चिमी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि देखिए, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो यूज करते हैं अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण में हमें क्या चाहिए? प्रतिबिंब चाहिए बड़ा। तो इसमें देखिए बड़ा है तो इसको रखेंगे अभी। धुंधला तो ये नहीं होगा, उल्टा होगा तो ये नहीं होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। लेकिन वास्तविक, ठीक है ना, और आभासी, तो आपको पता है कि वास्तविक को दिखाता नहीं है दर्पण। ठीक है ना, वो हमें आभास कराता है कि यहाँ पर ही कोई चीज़ है, इतना बड़ा रखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगला है, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके बिंदी बिंदी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको पता है कि प्रतिरोधक मतलब रो, किसके प्रवाहित होने वाली धारा किसके अनुक्रमानुपाती हो। तो आपको पता है V = होता है RI होता है। तो यहाँ बोला है प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा I किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप बताओगे कि किसके होता है? धारा के, किसके? प्रतिरोध के। तो ऑप्शन नंबर 6 का चलिए सही उत्तर देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ऑप्शन दिए गया अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में,
अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि ध्वनि जो होती है, आपको बता दूं, देखिए जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। स्थिर तरंगों के रूप में कार्य करता नहीं है, यहाँ पर अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों दिया तो होगा नहीं। तो सतवें का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन दिए गए आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको बताना उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों एल्युमिनियम होता है, जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन दिए गए, क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है, ये तो सही है। क्षार जल में H+ आयन निर्मित करता है, ये बात तो सीधे सीधे गलत है, ठीक है ना। क्षार जल में H3O+ आयन निर्मित करता है, ये भी बात गलत है। अम्ल जल में OH आयन निर्मित करता है, तो यहाँ तो ये भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर क्या बोला है क्षार के बारे में, जो अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन, तो आप बताओगे कि क्षार होता है जल में OH- आयरन निर्मित करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बच्चों, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन दिए गए, वह तत्व जिसके दो बाहरी सेल भरे अधूरे होते हैं, तत्व जिसके जिनमें धातु और गैर धातु दोनों के गुण है। थर्ड है, इनमें से सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथा है, वह तत्व जिनमें 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो आप इसका सही उत्तर क्या लगाओगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, देखिए डी में क्या होता है, दो कोष होते हैं जो हमारे अधूरे होते हैं, ठीक है ना। तो वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा। आप क्या करेंगे, आप संक्रमण तत्व मतलब ब्लॉक डी के जितने भी तत्व हैं आप ले लीजिएगा, उनमें उनके सेल को आप पढ़िएगा अच्छे से, आप पाओगे कि सेल उनके 2 अधूरे रहते हैं बाहर वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटने को ऑक्सीकरण कहा जाता है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है। दूसरा है, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है और यह हाइड्रोजन को हटाता है ऑक्सीकारक कहलाती, बात गलत है। थर्ड है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसको देखते चौथा, धातु में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वनस्पतिक तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, ठीक है। अगला है बच्चों, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको पता है कि स्टील जो चीज़ें होती, धातु होती है, उनमें यदि लचीलापन जैसे होता है, देखो आप यदि स्टील है उसको तो मोड़ोगे तो मुड़ जाता है साथ से, मतलब उसका जो लचीलापन होता है वो कार्बन की कमी, जितना कार्बन कम रहेगा उतना ज़्यादा लचीला रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें सीधा टिक लगा दो, 0.1 से 1.5 सबसे कम इसी में होता है, तो आप इसे टिक कर दोगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, फ्रेयॉन 12 का सूत्र है। देखिए फ्रेयॉन का सूत्र अलग होता है, फिर फ्रेयॉन 12 का सूत्र अलग होता है, ठीक है ना। तो फ्रेयॉन 12 का सूत्र हालांकि ये होता है CCl2F2 होता है। यहाँ पर शायद फ्रेयॉन का सूत्र दिया था, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख दिया कि फ्रेयॉन 12 का सूत्र होता है CCl2F2 होता है, ओके। प्रश्न क्रमांक 14 है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, यूरिया तथा फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल तथा एसिटल्डिहाइड, और फोर्थ है मेलानिन तथा फॉर्मल्डिहाइड। तो आप में इसका सभी सही उत्तर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ लोगों मैंने गलती से यूरिया टिक कर दिया था, बट आपको फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को टिक करना होगा। इसके बाद आप प्रश्न 15, पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट और कार्बेंडो हुआ। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 15 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसमें भी मैंने गलत टिक लगाया था, बट इसलिए आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया। तो आप में से सभी को इसका सही उत्तर लगाओगे क्लोरोफिल, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर गलत, क्योंकि जो पत्तियों में घटक होता है उनमें जो उनका ग्रीन कलर होता है, ठीक है ना, क्या होता है बच्चों, ग्रीन कलर होता है। तो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी के कारण होता है।
तो आप इसका सही उत्तर लगा दो कि क्लोरोफिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है बच्चों, एक पादप जिसका जीन प्रारूप ए बी सी सी में स्वपरागण होने पर F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा। तो आप इसका हमेशा फॉर्मूला याद रखो, 9:3:3:1 क्या होगा, 9:3:1 होगा। ओके, चलिए अगला है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड औरस्थी, ठीक है ना, दिया, इसको आपको मिलान करना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको पूछा औरस्थी मतलब ब्रिस्टबोन, मतलब क्या बोला, ब्रिस्टबोन, ठीक है। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे, ब्रिस्टबोन कहाँ पाया जाता है, स्टर्नम में। क्या पाया जाता है, स्टर्नम में, मतलब ठीक है ना, स्टर्नम में पाया जाता है। ब्रिस्टबोन जो आपके गले के एकदम जस्ट नीचे होता है, जो आपकी पसलियों को जोड़ के रखता है। स्टर्नम केवल एक होता है, ठीक है। तो पहले का आपका ये उसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जात्रुक, जात्रुक जिसे आप बोलोगे कॉलर बोन। तो कॉलर बोन किसे कहते हैं बच्चों, तो आप कॉलर बोन बोलते हो कैल्वी को, किसको बोलते हो, कैल्वी को बोलते हो, कैविकल को, ठीक है। तो आपका ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो क्नी कैप, ठीक है ना, मतलब घुटना, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लगाओगे, क्या होगा, पेटेला, क्या होगा, नी कैप का पेटेला होगा। और शोल्डर ब्लैंड, शोल्डर ब्लैंड मतलब इसके पूला होगा, क्या होगा, इसके पूला होगा, ठीक है। तो आप मिलान करिए, 4:1:2:3, 4:1:2:3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है बच्चों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद कौन से हैं। तो आप यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है जल, ऑक्सीजन और प्रोटीन, चौथा है जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्रकाश संश्लेषण बोला है, तो आपको पता है बच्चों जल होना तो अनिवार्य है, तो जल तो सभी में है, ऑक्सीजन भी होना अनिवार्य है भैया, तभी लेगा ना। और कार्बोहाइड्रेट जिससे भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से होते हैं, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट है स्कॉर्बिक मसूड़ों में खून आना रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको पता है कि ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपको पता है विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन ए। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और इसमें बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B2 से, ठीक है। और विटामिन सी से क्या होता है, मसूड़ों में दर्द हो जाता है, खून नहीं जम होता है, ठीक है ना। मसूड़ों संबंधी बीमारियां होती है इसमें अधिकतर। नेक्स्ट है बच्चों, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन है डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्क्लाइंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए एप्लीकेशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होगा, डीएनए प्रिंटिंग। जैसे आप देखोगे कई बार जब किसी को पता करना था कि तुम इसके शिष्य हो, बच्चे हो कि नहीं हो, तो उसके बाल को, नाखून को ले करके आप डीएनए टेस्ट करते हो, ठीक है ना। तो वही होता है यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यदि नहीं होता तो कभी कभी उंगलियों से, फिंगर से भी ऐसे मैच हो जाता है। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से, ऑक्सीडेट की कमी से। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे, मिस्टेक हो गया, क्योंकि रक्ताल्पता मतलब रेड ब्लड सेल होता है, ये वाइट ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 23, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन गैसों ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2, फिर क्या होगा आपका सबसे बड़ा CO2 होगा, फिर मेथेन होगा, फिर NO2 होगा, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। आपको बताना कौन सा कंप्यूटर घटक नहीं है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या बेसिक यूनिट। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे कि इनपुट यूनिट लगा रहता है, आउटपुट भी लगा रहता है, मेमोरी यूनिट भी लगा होता है, पर जो बेसिक यूनिट है ये नहीं लगा होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है BIOS का कार्य क्या है। आपको बताना है BIOS का कार्य क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों का प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना।
तो आप इसका सही उत्तर लगाओगे BIOS, ठीक है ना, किसका, BIOS का। तो आप लगाओगे सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, ऑपरेट करना, प्रारंभ करना होगा, अपडेट नहीं लगाओगे, ठीक है ना, क्रैश होने से नहीं बचाता, सुनिश्चित नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज के प्रैक्टिस सेट में थर्ड प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया है। कल के नेक्स्ट वीडियो पे हम आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। यदि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार से हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो हरदम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।